प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 दिसंबर सुबह 11 बजे। रट बेवन बस ये क्या भया बस कमाई की मेरी खाद काश करी चाहिए ना करें काश करी न नादी निशम त्रावी मेचस परखैशम करनमच इसके पेड़ ये खाद बकार आयसे तीर्ची खाद त्राव जमीनस हाँ काशकार बाय पन्नी मित्सुन टेस्ट अन्नाव पन्नी जिलस मज नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मज करने विद तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ये मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बने जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करांच मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पर यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका खैर मकदम है। स्वागत करते हैं आज के इस खुसूसी शुमारे में। चूँकि जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो हमारे मुल्क को ज़राई मुल्क कहा जाता है, एग्रीकल्चर कंट्री। यहाँ तकरीबन 1500 मिलियन किसान रहते हैं हमारे इस मुल्क में, जो किसी न किसी तरीके से ज़मीन ज़राअत और बाकी मुंसलिक शोबों के साथ जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि वही मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क है जिस मुल्क के किसान तरक्की याफ्ता हों, जिनकी इक्तिसादी हालत बेहतर हो। हमने देखा आज से 5-7 साल पहले थोड़ा सा उकता गए थे हमारे किसान, जो किसानी करते करते, चूंकि लग रहा था कि अब ये काम गया है, अब इसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो हमारी मरकजी सरकार है अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी, और फिर यहाँ की यूटी सरकार जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल एलजी जनाब मनोज सिन्हा साहब, उनके जहन में एक प्रोग्राम बना, एक रोड मैप उन्होंने तैयार किया कि किस तरह से हम ज़मीन ज़राअत और बाकी इसके साथ जो मुंसलिक शोबे हैं उनको आगे बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहन दें, ताकि हमारे जो किसान हैं उनकी इक्तिसादी हालत बेहतर बने। इसी सिलसिले में तकरीबन इस साल के शुरू से ही बहुत सारे मीटिंगें चलती रही, डिस्कशंस चलते रहे, फिर एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ जिसे हम होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एग्रीकल्चर, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स हैं ये सस्टेनेबल बने, आपकी इक्तिसादियात बेहतर हो। हमने देखा कि बहुत सारी मीटिंग्स हुई और पूरी मुल्क से जो भी साइंटिस्ट थे, जो भी जानकार लोग थे, उनमें जनाब मंगला राय साहब का जिक्र करना चाहेंगे। बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं और डायरेक्टर जनरल ICAR भी रह चुके हैं। तो उनकी सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई, एपेक्स कमेटी, जिसमें बहुत सारे और साइंसदान बाहर के थे और यहाँ के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे वो उनके मेंबर थे। और हमारे जो यहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनाब अटल डुलू साहब, वो भी उस मीटिंग में क़यादत कर रहे थे। तो एक रोड मैप तैयार किया गया कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर और बाकी सेक्टरों को आगे चलाएं। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, डॉक्यूमेंट की मंजूरी भी हुई, अप्रूव हुआ। तो उसमें तकरीबन 29 प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स के। आज अपने इस प्रोग्राम में हम इन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें कि हमारे जो नाजरीन हैं ये कैसे इस्तिफादा ले सकते हैं इन प्रोजेक्ट से। इस मौजू पे बात करने के लिए हमने आज मदऊ किया है अपने इस स्टूडियो में जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब को, जो इस वक्त सरबराही कर रहे हैं महकमा एग्रीकल्चर की कश्मीर डिवीजन में। चौधरी इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब कि आपने मुझे
ये मौका दिया कि मैं 2022 के ये जो दिसंबर का महीना जो इख्तिताम पजीर होने वाला है जी कि आने वाले साल के लिए अपने किसान भाइयों को यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो किसान भाई हैं जी उनको नए साल की मुबारकबादी के साथ साथ में एक वैसा नया तोहफा दिया जाए कि जो यूटी गवर्नमेंट ने यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के फार्मिंग कम्युनिटी के लिए तैयार किया है, जी जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे कि 29 प्रोजेक्ट जो है वो मंदिर आम पर लाए गए। मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस होती है कि जब इस साल हम लोगों ने 13 अप्रैल से खरीफ कैंपेन का आगाज किया जी और जिसकी खुद मैंने नुमाइंदगी जो है टांगडार के दूर दराज के इलाका जात से स्टार्ट की, तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ वक्त पर जाते हुए फीडबैक लेते हुए और गवर्नमेंट के साथ हम कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों को परस्यू करते थे कि किसानों की फलाह बहबूदी के लिए कोई बड़ा मंसूबा होना चाहिए। और आखिर वो दिन ख़त्म हुआ कि जिस वक्त हमारे प्रेजेंट फाइनेंशियल कमिश्नर जनाब अटल डुल्लू साहब ने टेक ओवर किया तो उन्होंने अपने शुरुआत के दिनों में ही बिल्कुल शुरू से ही एक मखसूस तवज्जो दी कि किस तरीके से यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि मुल्क के बाकी जगहों से यहाँ की कुछ चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ हैं। नंबर एक में जिक्र करना चाहूँगा कि अगर हम क्लाइमेट के लिहाज से जाएं तो कुदरत की तरफ से वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास डिफरेंट डाइवर्स टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस है। जब हम पंजाब से एंटर होते हैं तो कठुआ और सांबा, और जब जम्मू में आते हैं तो एक किस्म की क्लाइमेट है। वहां से जब हम रुख करते हैं दूर दराज के पहाड़ के इलाकों का, वहाँ दूसरा ही क्लाइमेट हमें देखने को दूसरा क्लाइमेट मिलता है। फिर जिस वक्त हम अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में आ जाते हैं कि जिस वक्त जो हमारी चनाब वैली है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ के रेनफॉल मुख्तलिफ है। और जिस वक्त हम टनल में क्रॉस करते हैं वादी कश्मीर के अंदर तो हमें अलग मुख्तलिफ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है। और फिर जिस वक्त इस सफर को तय करते करते हम फिर साधना को क्रॉस करते हैं या उड़ी के पहाड़ों में पहुंचते हैं तो वहां पे भी एक अलग किस्म की क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये फीडबैक हमने गवर्नमेंट के पास जब रखा तो हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर साहब ने इस बात को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जनाब मनोज सिन्हा साहब के साथ डिस्कस किया कि सभी लोग जानते हैं कि 70% से ज्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं जी। और इन 70% लोगों में से 80% से ज्यादा वो लोग हैं कि जिनके पास स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। एग्जैक्टली एक साइड से हम देख रहे हैं कि हमारी आबादी जो है वो बढ़ रही है, दूसरी साइड से हमारे पास जो एवरेज लैंड ऑफ साइज ऑफ होल्डिंग है वो कम होती जा रही है जी। जब हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन का स्कोप जो है वो कम हो रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, हमें सेल्फ सफिशिएंट भी बनना है, हमें एग्रीकल्चर फार्मर का जो मोरल है उसको अप करना है, फार्मर की आमदनी को डबल करना है। तो जिस वक्त ये मुख्तलिफ किस्म के सवालात जो थे ये ज़ेहन नशी होते थे तो सोचने पर मजबूर होते थे कि कभी वैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इस चीज को मंजर-ए-आम पे लाया जाएगा। और अल्लाह तबारक तआला का शुक्र है कि जो फीडबैक हम लोगों ने गवर्नमेंट के पास रखा, हमारी इस बात को सुना गया। तो इस साल के शुरुआत में ही मई जून के महीने में डिफरेंट प्रोग्राम्स हुए। हम लोगों ने ट्रांसप्लांटिंग डे भी मनाया, फिर एक कन्वेंशन की कि एक दिन की सबसे पहले जून के महीने में कन्वेंशन की गई कि किसानों की फलाह बहबूदी के लिए प्रेजेंट सिनेरियो में यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में किसान की जो सक्सेस स्टोरी यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन में है उनको डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाए जी। और उसके बीच में जिस वक्त हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने किसान, हमारे वादी कश्मीर के खासकर किसान, जब किसानों ने अपनी सक्सेस स्टोरी उनको अपनी जुबानी बताई कि कश्मीर की क्लाइमेट में हम लोग ये कर रहे हैं, और खासकर जो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां आज प्रेजेंट दौर में इस फील्ड में आना चाहते हैं कि उनके पास क्या फीडबैक था जी। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं गवर्नर साहब का इस प्लेटफार्म से अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से और चीफ सेक्रेटरी साहब का खासकर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो भी प्रपोजल हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर साहब ने उनके साथ डेलिब्रेट किया, जो हम लोगों का फीडबैक था जी जी, तो उसी सिलसिले में जब वो एक दिन की कॉन्फ्रेंस हुई, जो उससे फीडबैक आया, जो उससे अखज किया गया, जिसके बीच में डॉक्टर मंगला राय साहब के सरबराह कमेटी तश्कील दी गई
اور جس وقت وہ یہاں آئے تو اس کے بعد 2 دن کی یہاں پہ 1-2 لگاتار برین سٹارمنگ سیشنز ہوئی. ایگزیکٹلی سر. جس کے بیچ میں انہوں نے کسانوں کی سٹوریز بھی سنی, سکسیس سٹوریز بھی سنی, جس میں پوری یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر کے کسانوں کی ریپرزنٹیشن تھی. کسان ایڈوائزری بورڈ کے جو لوگ تھے وہ تھے, اور جو فارمر کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور جو چیزیں یہاں پہ گرو کی جا رہی تھیں, جب ان کو دیکھا گیا تو ان لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا کہ ہم لوگ ایک اچھی جگہ پہ پہنچے, اور جہاں سے اور یہاں گنجائش کافی ہے, یہاں گنجائش ہے, کیونکہ یہاں کا جو فارمر ہے وہ اتنا شعور رکھتا ہے کہ وہ ریسٹ آف دا کنٹری کے لیے ایک ماڈل بن سکتا ہے. بے شک. اس 2 دن کی برین سٹارمنگ سیشن کے ساتھ ساتھ جس وقت وہ ڈیٹیل سے ہوگی, تو اس کے بعد جب کمیٹی بن گئی منگلا رائے صاحب کی سربراہی میں, جس کے بیچ میں کہ ملک کے نامور ڈاکٹر اشوک دہلوائی جیسے لوگ, آئی سی آر کے جو گپتا صاحب ڈائریکٹر جنرل تھے, اور بہت سارے ایمیننٹ جو لوگ تھے, ہماری دونوں یونیورسٹیز, اور خاص کر جتنے بھی ایگریکلچر اینڈ الائڈ سیکٹر کے جو ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس تھے, اتنے برین سٹارمنگ سیشنز ہو گئے کہ کچھ ڈیفرنٹ اسائنمنٹس جو تھی اس کے بیچ میں منظر عام پہ لانے کے لیے لگاتار جب یہ میٹنگیں چلتی رہی تو کوشش کی گئی کہ ہر پہلو کو کہ مان لیتے ہیں کہ ایگریکلچر سے جب ہم شروعات کریں تو ایگریکلچر میں کچھ بیسک انپٹس کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ انپٹس آئیں گے کہ جیسے کہ جو سب سے پہلا انپٹ ہے ایگریکلچر میں وہ سیڈ کا ہے. جی ایگزیکٹلی سر. ہم جانتے ہیں کہ سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ایگریکلچر کے لحاظ سے, تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو سیلف پالینیٹڈ کراپس ہیں اس کے بیچ میں 33% سیڈ ریپلیسمنٹ ریٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. جو ہماری کراس پالینیٹڈ کراپس ہیں اس کے بیچ میں 50% سیڈ ریپلیسمنٹ ہونا چاہیے. ضروری ہے. جب ہائیبریڈ کی بات ہم کرتے ہیں تو وہاں پہ 100% سیڈ کو ریپلیس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جب اس ساری چیز کو دیکھا گیا کہ ہماری 1 سال میں ان تمام چیزوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً 3,61,000 کوئنٹل سیڈ کی ریکوائرمنٹ پڑتی ہے, لیکن جو ہمارے پاس اس کی دستیابی ہے وہ اتنی نہیں ہے, وہ اتنی نہیں تھی. وہ تقریباً 1,00,000 کوئنٹل تک سیڈ کی جو اویلیبلٹی تھی, وہ بھی جو ڈپارٹمنٹ کے فارم تھے یا دوسری جو نیشنل سیڈ کارپوریشن تھی ان کے ذریعے سے, یا جو سیڈ ولیج لگا کے کسانوں کی اس ریکوائرمنٹ کو پورا کیا جاتا تھا. لیکن جہاں تک ہائیبریڈ کا سوال ہے وہ تو 100% ساری کی ساری ڈیپینڈنس ہماری باہر کی اسٹیٹس پہ تھی. اور جس وقت جب ڈیلیبریشنز آ گئی تو اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے گا کہ اس کے بیچ میں جو بیسک چیزیں ہیں کہ جیسے جب بریڈر سیڈ بنتا ہے تو یہ ہماری یونیورسٹی کا ڈومین رہے گا. اچھا. اس کے بعد اس بریڈر سیڈ کو فاؤنڈیشن سیڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے ایگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹل فارمز ہیں اس کے اوپر اس کا فاؤنڈیشن سیڈ بنایا جائے گا, اور اس فاؤنڈیشن سیڈ کو کسان تک پہنچانے کے لیے سرٹیفائڈ سیڈ بنانے کے لیے ہمارے پاس کیا لوازمات کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک سائڈ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہاں کی جو کلائمیٹک کنڈیشن ہے وہ سیڈ پروڈکشن کے لیے بہت اچھی ہیں, لیکن دوسری سائڈ سے ہمارا سارا جو ڈیپینڈنس تھی وہ باہر سے رہتی تھی. تو جب اس چیز گیپ کو کم کرنے کے لیے مدعا چھڑا, تو کیونکہ مجھے فخر ہے یہ کہ یہ اس پروجیکٹ جو تھا یہ یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر کا میں نے یونیورسٹی کے ساتھ مل کے بنایا. تو جس وقت ڈیلیبریشن کہ ہمارا وے فارورڈ کیا ہوگا کہ یہ چیزیں کیسے منظر عام پہ آئیں گی, کیسے یہ پاسبل ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے جو ہم لوگوں نے دائرہ کار میں لایا کہ اس میں جو 3 پہلو ہیں جس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ جو اس کا بریڈر سیٹ بنے گا, یہ یونیورسٹیز ہماری دونوں بنائیں گی, جموں اور کشمیر کی دونوں ایگریکلچر کی یونیورسٹیز. اس کے بعد جو بریڈر سیڈ ہوگا وہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر وہاں سے لے گا, اور اس کو جو ڈپارٹمنٹ کے فارم ہے وہاں پہ اس کا جو سیڈ بنائے گا, وہاں سے اس ملٹیپلیکیشن چین کو گراؤنڈ لیول تک جب لے جانا ہے, چاہے وہاں سیڈ لگا کے, لیکن خاص کر وہاں پہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ ہمارے کسانوں کو سیڈ پروڈکشن کے لیے تیار کریں, چاہے وہ انڈیویجول فارمر کی حیثیت سے ہو یا جتنی بھی ہماری فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشنز ہیں اس کو ان کے تھرو انوالو کیا جائے. اور ان کو انوالو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت کوئی بھی سیڈ تیار ہو وہ منظر عام پہ کسانوں تک, گاؤں تک پہنچانے کے لیے پی پی موڈ میں ہم تب تک نہیں لے جائیں, گورنمنٹ سیکٹر سے باہر نکال کے لوگوں کی ترقی جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ کے تھرو ہو, تو اس میں اور ہی زیادہ مزہ ہے. اور جب اس پروجیکٹ کو جب ہمارے اس آؤٹ پٹ کو سنا کہ ان پٹ میں کیا کیا لگیں گے, تو سنا تو اس چیز کو جب اپروول ملا جب ڈسکشن کے دوران, پھر کرتے کرتے میں نے ایک پروجیکٹ کا ذکر کیا. اس کے لحاظ سے کے بارے میں آپ نے بتا دیا.
जब दूसरी बात हम करेंगे, देखो हमारे पास कुछ वैसी क्रॉप्स हैं जो सिर्फ यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो करते हैं, बिल्कुल, जिनको हम निच क्रॉप्स यहाँ से बाहर जो, जैसे मान लो अगर हम जम्मू चलें तो रणवीर बासमती आरसपुरा के इलाके में होती है, वो दूसरी किसी जगह नहीं बड़ी होती है। पॉपुलर है वहाँ की, वो बड़ी पॉपुलर है वहाँ की। जिस वक्त हम दूर दराज के इलाका जात में जाते हैं तो जैसे कश्तवाड़ में अगर हम चलें तो वहाँ पे राजमाश बड़ी अच्छी किस्म की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां से थोड़ा सा आगे निकलते रहें तो इन्हीं इलाकों के बीच में शहद बड़ी अच्छी किस्म का बनता है। और जब रजौरी पुंछ के इलाका के बीच में दायरा कार में जाएं तो वहां पे भी शहद की बड़ी अच्छी पैदावार होती है। वहां भी खुशियत है। जिस वक्त जवार टनल को क्रॉस करके आए तो हमारे पास इतना फ्लोरा फन्ना है कि हम डिफरेंट जगहों के ऊपर डाइवर्सिफाइड जब कश्मीर में हम इंटर करें तो सैफरान जो हमारी हेरिटेज क्रॉप है उसका जिक्र किए तो स्वागत होता है कश्मीर का। तो जब टनल क्रॉस करते हैं तो हमारे पास मुश्त बूजी होता है, कुछ 120 हेक्टेयर एरिया है अनंतनाग के उस एरिया में जहां ग्रो होता है। वहां से निकलते निकलते अगर हम डिस्ट्रिक्ट कश्मीर डिवीजन के लास्ट डिस्ट्रिक्ट कपवाड़ा का जिक्र करें तो वहां पर रेड राइस होता है जिसका एक मंत्र आम पे लाने के लिए बड़ी अच्छी चीज की जरूरत होती है। जब इन चीजों की आइडेंटिफिकेशन होगी, अगर हम यहां से ग्रेस बांडीपुर के इलाके में चलें तो काला जीरा पैदा होता है जो हमारे द्रास एरिया को टच करता है, क्योंकि डिफरेंट विसिनिटीज के बीच में डिफरेंट तरीके के लिहाज से ये चीजें जब ग्रो करती हैं तो इन निज क्रॉप्स को प्रिजर्व करने की जरूरत है। इस चीज को कैसे प्रिजर्व किया जाए कि सैफरान के लिए जैसे हमारे पामपुर में सैफरान होता है, वो इलाका जात जहां पे हमारी रिसर्च ने कहा है जहां पे हमारी चिलिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, क्योंकि इस कार्बन की मल्टीप्लिकेशन को के फेस में 900 से 1100 घंटे का पूरे साल के दौरान चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए कि वो कौन कौन से इलाका जात हैं, वो कहां कहां पर जहां पे रिक्वायरमेंट पूरी होती है, उस चीज को कंसिडरेशन में रखा गया। वो कौन सी आबो हवा है, पानी की किस्म का चाहिए, साइल किस्म की चाहिए, आरसपुरा की बासमती को प्रिजर्व किया जाए, यहाँ के मुश्त बूजी को किया जाए, यहाँ के हमारे जो कश्मीर के अंदर जो हम पोटैटो पैदा करते हैं, हाई एल्टीट्यूड का पोटैटो पैदा करते हैं, यहाँ पे पैदा करते हैं, गूड़ के इलाका में पैदा करते हैं। इस चीज को मंजरेआम पे लाने के लिए कि हमारी डिपेंडेंस बाहर से कम हो जाए, तो जिस वक्त हम सीड और एग्जॉटिक और इन चीजों की बात करते हैं और पिछले 3-4 साल के दौरान के बीच में कि वो चीजें हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन में जो कभी ख्वाब हुआ करती थी कि एग्जॉटिक वेजिटेबल को कैसे प्रमोट किया जाए, तो वो भी हो रहा है। ये ट्रायल जो थे ये लगातार ये सक्सेस स्टोरीज हमारे फार्मर्स के पास डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने यूनिवर्सिटी की रिसर्च के थ्रू ये प्रैक्टिकल जो थे ये मंजरेआम पे आ चुके थे। तो इन सब चीजों को आगे ले जाने के लिए क्या क्या इकदाम किए। यहाँ एक बात कहना जरूरी है कि हमें सिर्फ इस्तेमाल करने वाला नहीं बनना है, खरीदने वाला नहीं बनना है, बल्कि हमें पैदा करने वाला बनना है, बेचने वाला बनना है, तभी हमारी इक्तिसादियात को बूस्ट हो सकता है। दरअसल हकीकत ये है कि अगर किसी इलाका के पास उसका अच्छे तरीके से स्वाट एनालिसिस हो के वहां पे ये देखा जाए कि यहाँ से क्या चीज प्रोड्यूस कोई स्पेसिफिक चीज वहां से जब आज हम देखते हैं कि जितना हमारे कंट्री के अंदर, क्योंकि हमारा मुल्क सारा एक एग्रीरियन स्टेट है, बिल्कुल, जब हम बात करते हैं कि हम पूरा जो गांव के ऊपर मुश्तमिल है, जब खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर है, तो यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर के जो 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर लिहाज से हमारा जो किसान है वो काश्तकारी के साथ जुड़ा है। लेकिन आस्ता आस्ता क्या हो रहा कि किसान का इंटरेस्ट इन चीजों की तरफ कम हो रहा था कि जिस वक्त वो कोई चीज पैदा करता था वो किसी प्लेटफॉर्म पे उसको मंजरेआम पे नहीं पहुंचा सकता था, उसकी मार्केटिंग के लिए एवेन्यूज नहीं थे, जब उसको अच्छा पैसा नहीं मिलता था तो वो कुदरती बात है कि इंसान एक उस कंडीशन में चला जाता है कि जहां से उसको छोड़ने पे मजबूर करता है। तो जिस वक्त ये सारे का सारा फीडबैक आगे लाएगा, और खासकर मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ के नौजवानों का अक्रॉस द डिवीजन। बिल्कुल बिल्कुल, नौजवान तो अब आगे आ रहे हैं। रुझान जो है वो किस लिहाज से फार्मर बनना चाहते हैं, वो किस लिहाज से फार्मर के फेस से निकल के इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और फिर इस मार्केटिंग के साथ जब लिंक करके नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के दौर के फेस में हम उनको ले जाएंगे तो वो कंट्री के लिए रोल मॉडल तो होंगे ही होंगे, लेकिन दुनिया के वो लोग जो चीजें यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पैदा होती हैं उसका इस्ताफा जो है वो बाहर पूरी दुनिया तक जाएगा, पूरी दुनिया तक ले सकते हैं। जैसे कि जिस वक्त सैफरान के रिवाइवल की बात की गई, क्योंकि निच क्राफ्ट्स में हमने बहुत बड़ा एक स्पेस इसको दिया है कि 6500 हेक्टेयर एरिया आने वाले 5 सालों में यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी उसके अंदर लाया जाएगा। मुश्त बूजी के अंडर एरिया इंक्रीज किया जाएगा, रणवीर बासमती के अंडर एरिया इंक्रीज किया जाएगा, और खासकर ऑयल सीड को एक बहुत बड़ी माइलेज दी गई, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जो डाइटिंग हैबिट यहाँ की है उसके बीच में तेल की एक बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन हमारी जो डिपेंडेंस थी वो सारी की सारी डिपेंडेंस बाहर आती थी, वो बाहर से सीड आता था। लेकिन हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस वैसी हैं कि यहाँ पे हम ला सकते हैं। बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया कि ऑयल सीड मिशन को, पल्सीज को, इसके बीच में जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर है इसको कैसे ले जाया जाए आगे,
उन चीजों को मंत्रियां पे लिया गया और मुझे बताने में खुशी महसूस होती है कि जिस वक्त ये फीडबैक हमने मंगला राय कमीशन के सामने के रखा कि वादी कश्मीर के अंदर आज हमारी यूनिवर्सिटी ने वैसी वैरायटीज डेवलप की हैं जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने किसानों के खेत में लिया है, जबकि नेशनल एवरेज से 2 गुना हमारी ऑयल सीड की जो पैदावार है वो यहाँ हो सकती है और क्लाइमेट सूटेबल है, तो वो लोग भी, उनके लिए भी एक नया चैप्टर। हालांकि आम किसानों ने तो छोड़ ही दी थी, आप कोई ऑयल सीड करता ही नहीं था। एरिया कवर किया गया, देखो उसके 3-4 फायदे आ गए। नंबर 1 फायदा ये है कि मार्च के महीने में जो हमारे अपायरी यूनिट होल्डर जो यहाँ पे स्टिल फार्मिंग करते थे उसकी, या जो लोग माइग्रेशन फेज से बाहर से वापस आते थे, बिल्कुल उन लोगों के लिए जिस वक्त सरसों के फूल मिल गए तो हमारी शहद की पैदावार से बड़ी, लेकिन शहद की मक्खियों का जो रोल था उसको उजागर करने में भी हम कामयाब हुए कि ऑयल सीड के बीच में 40 से 45% पैदावार जो है इन शहद की मक्खियां पालने से बढ़ती है। हॉर्टिकल्चर में भी हमें बहुत बूस्ट क्या होता है कि जिस वक्त सरसों की क्रॉप हार्वेस्ट होती है उसी वक्त हमारे जो कश्मीर के अंदर या जम्मू डिवीजन के अंदर जो हमारी हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हैं उसके बीच में फ्लावरिंग होती है और पॉलिनेशन में 20 से 25% का रोल जो है ये अदा करती है। उस चीज को भी कितना बड़ा फायदा है और जिसका आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि पिछले साल हमारी वादी कश्मीर में सेब की पैदावार कितने बड़े पैमाने पर बहुत पैदावार होगी, बहुत। और इससे खुशी की बात होती है कि जिस वक्त बड़े पैमाने पर कोई चीज की प्रोडक्शन होती है या अबंडेंट क्वांटिटी में होती है तो अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए दूसरी मार्केट के लिए भी आदमी उसको पुश कर सकता है। जी हम देखते हैं कि किसान अगर पैदावार के साथ लगातार जुड़ा रहे तो उसकी मार्केटिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म ना हो तो फिर तो कोई फायदा नहीं, मायूस हो जाता है, क्योंकि अब इसको इकोनॉमिक्स में बदलना है। एग्जैक्टली। अगर हमें नौजवानों को ये कहना है कि वो रोजगार लेने के बजाय रोजगार देने वाले में आ जाएं तो उनके लिए वैसे एवेन्यूज करने हैं, वैसे स्पेस प्रोवाइड करने हैं, वैसे कार्नर ढूंढने हैं, वैसी सक्सेस स्टोरी बनानी है कि जहां पे वो फार्मर के साथ साथ एंटरप्रेन्योर बनने के साथ साथ वो मार्केटिंग के फेस में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज को वो compete कर सकें ताकि जहां से उनकी जो आमदनी है वो बढ़ जाए और लोगों को रोजगार दे दे। और खासकर हम देखते हैं कि जिस वक्त किसी लिहाज से भी स्ट्रेस नहीं दिया गया था कि प्राइमरी एग्रीकल्चर तो हम करते हैं, काश्तकारी तो हम करते हैं, लेकिन सेकेंडरी एग्रीकल्चर के बारे में हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं था। सेकेंडरी एग्रीकल्चर को देखिए, ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जी जिनके अंदर जिनकी टोटल पैदावार जो है वो उतनी नहीं है जितना एक हमारे अंदर हमारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की वेस्टेज हो जाती थी। सही बात है। इस सेकेंडरी एग्रीकल्चर को, जैसे हम मान ले सेब की बात करें, जी ए क्लास बी क्लास सेब जो है वो मार्केटिंग के लिए उधर जाएगा, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए बाकी जाएगा, क्या बचेगा? जी इसी लिहाज से हम दूसरी चीजों पे आते हैं। बिल्कुल, आप मिल्क की बात करें, हमारे पास मिल्क की बात करें, हम फिश की बात करें, हम एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री की बात करें, हमारे पास वो एवेन्यूज हैं कि हम वैल्यू एडिशन करके किस लिहाज से इस चीज को बड़े मंदरे आम पे ले जा सकते हैं जहां से हमारे किसान को इस चीज का फायदा मिल सके। जी। जब इन चीजों पर गौर किया गया तो फिर जब एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट, आप जानते हैं कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो डाइवर्स टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस है, यहाँ हजारों के हिसाब से एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट का जो जखीरा है वो हमारे पहाड़ों में मौजूद है। उसकी कल्टीवेशन भी हो सकती है, उसकी कल्टीवेशन भी हो सकती है। और जो आज के दौर में जैसे आयुष भारतमान के बीच बिल्कुल बहुत सारे एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स की जरूरत पड़ती है जो अद्वियात के बीच में रोज बरोज तो बढ़ता ही जा रहा है उसकी डिमांड। के लिए हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं कि हम उसको भी किसान के फील्ड में लाएं, उसको उजागर करें, उसको भी इसके बीच में एक बड़ा स्पेस दिया गया। सर, जो मुझे ये बताने में खुशी महसूस होती है कि जहां वादी कश्मीर सिर्फ फूलों की काश्तकारी के लिए हम देखते थे कि मशहूर थी, लेकिन किसान को इसके साथ जोड़ने के लिए हम सिर्फ हमारे पार्क्स एंड लॉन जो है उनकी खूबसूरती को देख के इसको मार्केटिंग के लिहाज से कैसे बदलाया जाए कि अगर हम साथ में यहां से सब्जियां, यहां से सैफरान, यहां से शहद, यहां की मशरूम, इन चीजों के साथ साथ अगर हम इस चीज को भी उजागर करें तो बड़े पैमाने पर हमारा जो फार्मर है वो फ्लोरिकल्चर में भी रोल मॉडल बन सकता है। उसको भी सर, अब एक पॉइंट यहाँ ये आता है जहन में कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इतने सारे डाइवर्सिफाइड जो है, हर एक सेक्टर को आपने कवर किया हुआ है इस डॉक्यूमेंट में। जी। लेकिन जो हमारा यूथ है जो जानना चाहेगा कि मैं कैसे इसको अडॉप्ट करूं किसी भी लाइन को, उसके लिए क्या लवाज़िम? देखिए, ये सबसे बड़ा माकूल सवाल है आज के दिन की फोकियत के लिहाज से कि जिन 29 प्रोजेक्टों का हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 2 दिन पहले जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
उनके साथ इनके बारे में बताया कि ये जो 29 प्रोजेक्ट हैं जिसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स इंक्लूडिंग R&D डिवीजन बोथ द यूनिवर्सिटीज के किस लिहाज से इनको मंजर आम पे लाया जाएगा और रोजगार नौजवान बच्चे कैसा फायदा लेंगे, इसी सवाल के लिहाज से जो आपने सवाल किया, इसके लिए हम एक रोड मैप तय कर रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम में, जिसके लिए कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर साहब इस चीज के लिए बड़ा पुश एंड पुल कर रहे हैं कि हमारा किसान इसकी जानकारी सबसे पहले इस चीज को नौजवानों को उजागर करने के लिए यूटी लेवल में 3 दिन का इस जनवरी के बीच में एक प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा, अभी हो रहा है 3 दिन का प्रोग्राम हो रहा है, जहां के बीच में किसान एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर को, फार्मर्स को, डिपार्टमेंट के जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनको, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं अलाइड सेक्टर के, तमाम एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर के, बिल्कुल उनके लिए 3 दिन का एक रिफ्रेशर कोर्स हो रहा है, जहां सबसे पहले उन लोगों को तरबियत दी जाएगी कि ये जो इंटरेस्टेड होंगे हमारे यूथ, ये जो 29 प्रोजेक्ट हैं इनको मंजर आम पे लाया गया है, इसके अंदर है क्या क्या है। उसके बाद आने वाला जो 1 महीना होगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो रिसोर्स पर्सन यहां से क्रिएट होंगे, उन रिसोर्स पर्सन को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भेजा जाएगा, वो वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी, जहां पे जो हमारे PRIs, जैसे हमारा 3 टायर सिस्टम जो है इसमें पूरे का है, पंचायत लेवल है, ब्लॉक लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इन तमाम चीजों को उस मंजर आम पे लाना और किसानों को आम जानकारी देना कि किसानों की फलाह बहबूदी के लिए यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एक वैसा डॉक्यूमेंट बनाया है कि जो आने वाले वक्त के लिए हमारे लिए तो रोल मॉडल है ही, हमारे लिए तो है सक्सेस स्टोरी है ही, लेकिन ये कंट्री के लिए एक रोल मॉडल बनेगा। ये उन लोगों का कहना था कि जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनवाने में हम लोगों के साथ मिल बैठ के हमने काम किया कि ये चीजें जो है कंट्री के अंदर रेप्लिकेट होंगी, और कश्मीर मॉडल, JNK मॉडल जो है इसको वहां तक ले जाने में हमारा नौजवान एक, और यहाँ जरूरत भी है कश्मीर की, जब हम बात करें, जम्मू की बात कर रहे हैं जी, कि जिस वक्त हम इस चीज को यूटी लेवल से डिवीजन लेवल पे, डिवीजन लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल से पंचायत लेवल पे लाए जाएंगे, और जिस वक्त सारे गांव में ये जानकारी होगी कि एक्सटेंशन स्ट्रेटजी हम लोगों की क्या होगी, कि किस तरीके से ये जो इन प्रोजेक्टों के बारे में जो नॉलेज है, जो डिसिमिनेशन है, ये वहां कैसे पहुंचेगी, लोगों तक, ग्रास रूट लेवल तक कैसे पहुंचेगी। कि मान लेते हैं कि हम एक पंचायत को यूनिट मानते हैं, वहां पे हमारी एक्सटेंशन स्ट्रेटजी क्या होगी, जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का होगा, जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का आदमी होगा, जो अलाइड सेक्टर के भी जो ऑफिसर्स होंगे उस लेवल पे, खासकर क्योंकि हर 20 के 20 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर हमारे KVKs हैं, हर KVKs को जो है उनको भी एक रोल अदा करना है कि किसानों को ट्रेनिंग देनी है, किसानों को सिखाना है कि काश्तकारी के ये तरीकाकार जो आज प्रेजेंट डे में है, चाहे वो वर्टिकल फार्मिंग के लिहाज से हूं, चाहे वो वेजिटेबल कन्वेंशनल वेजिटेबल हूं, चाहे ऑर्गेनिक के लिहाज से हूं। और देखिए इसके साथ साथ में और क्या हुआ जी, यहां पे मंजर आम पे एक पॉलिसी और आ रही है कि अगर हम यहां पे प्रोड्यूस करेंगे जी, तो जिस वक्त हमारे ये जो डॉक्यूमेंट बना था, ये हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश किया। हमारे पास 1 मिनट है चौधरी साहब, आप समाप्त कीजिए। तो हमारी कोशिश ये है कि उन्होंने कहा कि इसकी मार्केटिंग के लिए, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या है, तो गवर्नमेंट ने एक दूसरी कमेटी तश्कील दी, इंटर वर्किंग ग्रुप बना दिए कि हम जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की पैदा करदा चीजें हैं, यहां पैदा करके उनके लिए क्या लवाजमात पूरे करने हैं, वो आउटसाइड द कंट्री एक्सपोर्ट कैसे किए जाएंगे, उसके लिए भी एक टेक्नोलॉजी, टेक्निकल ग्रुप्स बन गए, और उसके बीच में हम लोगों को ये जिम्मेदारी है। और आने वाले 2 महीने के अंदर जिस तरीके से ये 29 प्रोजेक्ट आए हैं, इसी तरीके से एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए भी वो डॉक्यूमेंट, यही उम्मीद करेंगे आखिर में कि हमारे जो किसान हैं वो खुशहाल हो जाएंगे, वो खासकर जो हमारा यूथ है, गांव में रहता है, पढ़ा लिखा है, उसके लिए बहुत से चांसेस इस डॉक्यूमेंट में है, इंशाल्लाह वो मुस्तफिद होगा। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। इंशाल्लाह इस पे बात आगे भी करते रहेंगे, चूंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, इस पे बात करनी लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस प्रोग्राम को, गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम किसानों के लिए बनाया गया, इसको उन मंजर आम पे ले जाएं, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम समाज के सभी लोग मिलकर, बिल्कुल मिलजुल के, तो हम साथ उनके शहाना बशाना खड़ा रहे कि इस तहरीक को कामयाब हम सब खुशहाल हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा आज का खुसूसी शुमारा था। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी और बहस तलब मौजू पर बात करेंगे। इस वक्त इतना ही। तमाम कृषि दर्शन के पूरी अमले को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
बाहर रहने और काम करने वालों को फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट और हाइपोथर्मिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। गर्म प्रदेश से ठंडी जगह जाने वाले मजदूर ज्यादा प्रभावित होते हैं। खुली त्वचा को ढकें, शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए अधिक गर्म कपड़े पहनें। पसीने से भरे कपड़े हानिकारक हो सकते हैं, तुरंत बदलें। दिन के धूप वाले समय में काम करें और ढकी हुई जगह पे छोटे छोटे विराम भी लें। गर्म पेय पीते रहें, शराब मत पिएं।